हेलो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो टॉपिक है उसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये गॉस लॉ से पढ़ने से पहले के ये दो टॉपिक हैं बेसिक्स, जिनको हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अभी तक क्लास 11 तक कि एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि आपका वो जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है। बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एरिया जो है आपकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी होती है। सो हम यहाँ पे देखेंगे भी, कैलकुलेट करके प्रूफ करके भी देखेंगे कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। ओके, सो द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस whose magnitude is the area of the figure and whose direction is that of a perpendicular to the plane of the figure। मतलब कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है कि उस वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस एरिया वेक्टर में हमारे पास जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड उस फिगर का ही एरिया होगा। जैसे सपोज़ हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो उसका मैग्नीट्यूड है। रेक्टेंगल है, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, वो उसका एरिया है। तो सिमिलरली जो भी आपका फिगर होगा उसका जो हम लोग नॉर्मली जो एरिया निकालते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। बट अब इसमें जो नया टर्म इंक्लूड किया है वो है हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? हुज डायरेक्शन इज दैट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। अब जो भी आपका फिगर है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे आपका स्क्वायर शेप में हो, किसी भी शेप में हो, उस फिगर का जो आपका प्लेन है, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, किस तरह के प्लेन में है, या फिर वो कैसे रखा हुआ है, तो उसका जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस, उस पर जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन आपकी ड्रॉ होगी वो आपका एरिया वेक्टर को शो करता है। अभी इसको हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमने एक 3 कोऑर्डिनेट लिया है, एक्स वाई जेड। यहाँ हमने एक स्क्वायर बना रखा है। तो यहाँ पे स्क्वायर में क्या है कि हमने स्क्वायर की साइड्स ले रखी हैं, ए और ए ले रखी हैं, और इस स्क्वायर का नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस, हमने इस स्क्वायर का नाम दे दिया। तो इस स्क्वायर का जो प्लेन है वो एक हमको ये मिल रहा है जो हमारे सामने है, और इसके जस्ट एक पीछे होगा प्लेन। तो जो प्लेन एक इसके पीछे है और एक प्लेन हमारे जस्ट आगे है, तो जो आगे वाला प्लेन है इस पर परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने होगा, मतलब वो जेड एक्सिस की तरफ आ रहा होगा। और जो प्लेन इस प्लेन के जस्ट पीछे है वो आपका जेड एक्सिस में नेगेटिव में जा रहा होगा। तो ये जेड एक्सिस पॉजिटिव में है, इस जेड के पीछे भी एक्सिस होगी ना, तो वो जेड नेगेटिव होता है, तो जो इसके पीछे वाला पार्ट होगा वो आपका जेड नेगेटिव होगा। तो इसका एरिया अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर जो है इक्वल्स टू पी क्यू वैक्टर, मतलब ये जो साइड है पी क्यू वैक्टर मल्टीप्लाई क्यू आर वैक्टर, ये है। तो पी क्यू वैक्टर हमने लिया है ए और क्यू आर वैक्टर है ए, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है क्लास 11 में, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारे पास सेम, हमारे पास जो साइड्स हैं वो दोनों सेम है, इसलिए ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब इस पार्ट का पी क्यू जो वेक्टर है और जो क्यू आर वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। डेट्स वाई साइन 90 हो गया। साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया जो मैंने बात किया। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? जैसे हमने बताया आपको, डायरेक्शन इसकी दो हो सकती है, या तो इस प्लेन के जस्ट पीछे होगा या फिर इस प्लेन के जस्ट आगे जहाँ से हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर प्लेन के पीछे लेंगे तो हमारे पास माइनस के कैप आएगा, क्योंकि जेड के लिए हम लोग के कैप यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो हमारा प्लस के कैप आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए प्लस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप, प्लस एक्स के लिए प्लस आई कैप, माइनस एक्स के लिए होता है माइनस आई कैप, वाई के लिए प्लस, मतलब प्लस वाई एक्सिस के लिए होता है प्लस जे कैप, और माइनस वाई एक्सिस के लिए होता है माइनस जे कैप। तो हमारे पास एरिया वेक्टर जो है वो ए स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस के कैप या फिर ए स्क्वायर प्लस के कैप, डिपेंड करता है हम कौन से
प्लेन को प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं ये हमारे पास वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या देते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी देते हैं। तो एरिया क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, एक और समझते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास यहाँ पे फिर से हमने लिया x, y और z लिया, ठीक है। सो x, y, z में हमने अब इस बार हमने जो बनाया है यहाँ पे स्क्वायर वो नीचे बनाया है यहाँ पे। तो साइड इसकी हमने वही रखी, a रखा, a साइड रखी यहाँ पे। तो इस प्लेन का देख रहे हैं इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जस्ट अपवर्ड साइड में होगा एरिया वेक्टर इसका, और एक जस्ट उसके नीचे होगा। तो जस्ट इसके ऊपर जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और जस्ट जो उसके नीचे होगा वो भी y एक्सिस के पैरेलल होगा। बस फ़र्क ये है कि जो ऊपर वाला होगा आपका वो आपका पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, और जो नीचे वाला है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव y डायरेक्शन के लिए क्या होता है, प्लस जे कैप होता है, मैंने जस्ट बताया पीछे अभी आपको। और नेगेटिव y डायरेक्शन के लिए क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। अगेन हमारे पास एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी फिगर होता है उस फिगर का जो एरिया होता है। तो फिगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो गया। साइड हमारे पास क्या है, ए है, तो इसलिए ए स्क्वायर हो गया। बी होती तो बी स्क्वायर, जो भी आपका होता है वो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस जे कैप मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा अपवर्ड के लिए है, मतलब अप साइड के लिए है, अप के लिए है। और माइनस जे कैप है वो डाउनवर्ड के लिए है, ठीक है, ये डाउन पोर्शन के लिए हमारे पास हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स, वाई और जेड। यहाँ हमने एक सर्कुलर पार्ट लिया हुआ है, तो इसके सर्किल के इसमें जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो या तो एक ऊपर होगा जस्ट, या उसके जस्ट नीचे होगा। तो अगर जस्ट ऊपर होगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जस्ट नीचे होगा तो नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है। सो हमारे पास यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इस फिगर क्या है, यहाँ पे हमारे पास सर्किल है, तो इस सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन अगेन क्या है, दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो अप या तो डाउन। अगर अप होगा तो प्लस जे कैप, अगर डाउन होगा तो माइनस जे कैप। तो एरिया वेक्टर इस फिगर के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो पाई आर स्क्वायर विथ योर डायरेक्शन दैट इज़ प्लस जे कैप, और आपका डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा अगर तो पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप हो जाएगा। ओके, फिर आते हैं अगर हमारे पास 2D सरफेस है। 2D सरफेस मतलब आपका जैसे कोई रेक्टेंगुलर हो गया, कोई आपका जो है स्क्वायर शेप में हो गया, इस टाइप से जो आपको 2D जितने आपको 2D सरफेस होते हैं उनकी बात करेंगे। तो 2D सरफेस आपके क्या होते हैं, ओपन सरफेस होते हैं, उनको हम ओपन सरफेस बोलते हैं। मतलब वो ऑल साइड से, हर साइड से वो ओपन होते हैं, ओपन टू योर सराउंडिंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है यहाँ पे, तो इसके जस्ट ऊपर भी एरिया वेक्टर है और जस्ट नीचे भी एरिया वेक्टर है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। कहीं किसी भी पार्ट पर अगर आप लोगे तो वो आपका 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड में हो। तो एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मल्टीप्लाई विथ इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, हमें उस एरिया वेक्टर का मतलब जो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी वो डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर जो एन वेक्टर है वो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब ये माइनस एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और अगर यहाँ रहेगा तो ये आपका प्लस यूनिट वेक्टर रहेगा। अब एक बात और, जैसे हमने कहा प्लस या माइनस, अब यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास कोई एक्सिस नहीं है, यहाँ पे ना एक्स एक्सिस है, ना वाई एक्सिस है, ना जेड एक्सिस है, फिर भी हमने यहाँ पे माइनस एन, यहाँ प्लस एन लिया। क्या हम यहाँ प्लस एन यहाँ माइनस एन सकते हैं? यस, इसको हम प्लस एन भी कर सकते हैं, इसको हम माइनस एन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर हम उसको अपनी तरफ लेके सपोज करते हैं, अगर वो आपका जो प्लेन सरफेस है अगर आप वो आपकी तरफ है, आपके फेस की तरफ है, उसको आप पॉजिटिव ट्रीट करोगे, और जो आपके फेस के अपोजिट साइड है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, जिस प्लेन को आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपका नेगेटिव साइड हो जाता है। अगर वहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है तो हम इसको जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो भी आपका कन्वेंशन है ये हम उसी हिसाब से चेक करेंगे, देखेंगे कि जो भी प्लेन आपका, जो भी सरफेस आपका आपके साइड इसको आप क्लियरली देख पा रहे हो वो आपका पॉजिटिव साइड लेंगे, और जिस प्लेन को आप नहीं देख पा रहे हो उसको आप नेगेटिव साइड ट्रीट करोगे। बस ये है कि दोनों साइड हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं, मतलब एरिया वेक्टर आपको दोनों साइड हो सकता है। 3D सरफेस के लिए क्या है, सपोज हमारे पास ये हमने एक सिलेंडर लिया है, तो सिलेंडर में हम देखते हैं ये आपका कर्व सरफेस होता है, ये वाला पार्ट जो होता है आपका ये पूरा कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस ऐसा तो है नहीं कि वो
कि कहीं से वो प्लेन नहीं होता है, कर्व सरफेस भी प्लेन सरफेस होता है अगर हम उसको बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लेंथ को डिवाइड करते हैं किस में, डी एल वेक्टर में करते हैं। वो बहुत बड़ी लेंथ कोई एल लेंथ हो, उस एल लेंथ को क्या करते हैं, डी एल वेक्टर में तोड़ते हैं। तो वैसे हमारे पास अगर एरिया ए है तो उसको भी तो हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डी ए वेक्टर में कर सकते हैं। तो छोटे छोटे अगर हम एरिया लेंगे, बहुत छोटे छोटे एरिया लेंगे, तो हर एक छोटे पीस का जो एरिया होगा वो हमारा एक प्लेन एरिया निकल, मतलब प्लेन सरफेस रहेगा उसका, ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्लेन जो सरफेस रहेगा तो उस प्लेन सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास जो ये कर्व सरफेस है, तो यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे एरिया वेक्टर का हम डिवाइड कर लें, इस पूरे इस कर्व सरफेस अगर हम छोटे छोटे एरिया वेक्टर डिवाइड कर लेंगे तो हर एक एरिया वेक्टर पे अगर हम एक परपेंडिकुलर देखेंगे तो वो हमारा एरिया वेक्टर देगा। हाँ, 3D सरफेस में क्या होता है कि जो हम एरिया वेक्टर लेंगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, प्लस आउटवर्ड लेंगे, क्योंकि हम उसके अंदर नहीं देख पा रहे हैं। जो भी आपका 3D सरफेस है, कोई भी 3D सरफेस को हम उसके अंदर इनर पार्ट में कैसे क्या है उसको हम नहीं देख सकते हैं किसी भी 3D सरफेस को। तो इसलिए क्या है कि हम उसके हमेशा आउटर पार्ट वाले को ही एज्यूम करते हैं और हमारा जो भी एरिया वेक्टर होता है वो पॉजिटिव निकल के आता है। ठीक है, बट 2D सरफेस में ऐसा नहीं था। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये अप साइड है, ये डाउन साइड है, इसका बेस है, ये कर्व। तो कर्व सरफेस के यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट पे इधर से परपेंडिकुलर हमारी साइड, मतलब अपवर्ड साइड में परपेंडिकुलर यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ, यहाँ परपेंडिकुलर, साइड से परपेंडिकुलर इधर साइड में। तो हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है और हर एक परपेंडिकुलर जो होगा वो एरिया वेक्टर को शो करेगा। सिमिलरली जो बेस होगा, अपर बेस और लोअर बेस, दोनों ही पे आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमारा वो एरिया वेक्टर को शो करेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्फीयर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 3D शेप में है, स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है, भी आपका अगर हम बहुत छोटे छोटे इसके पार्ट्स कर दें इस स्फीयर के, तो हमको हर एक छोटे छोटे पार्ट क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट अगर कर दें इस स्फीयर के अगर हम, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे हमको, इस तरह छोटे टुकड़े। तो हर एक छोटा टुकड़ा जो होगा वो बिल्कुल प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, और उस प्लेन सरफेस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें वो एरिया वेक्टर को शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम छोटे छोटे एरिया वेक्टर में डिवाइड करें, डी ए वेक्टर में सरफेस में, तो हमको हर एक परपेंडिकुलर पे हमें एक एरिया वेक्टर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट यही था हमारे पास कि जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो आपका क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ उस फिगर का मल्टीप्लाइड विद द डायरेक्शन जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, तो पहले बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स जो है हमारे पास क्या होता है, ये हमारी फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होती है। फ्लक्स जो होता है वो किसी, जैसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे, ई फ्लक्स पढ़े थे। इसमें क्या होता था कि हम लोग एक किसी कंटेनर में किसी टैंक में पानी फिल करते थे, फिर वो पानी तो हम नीचे उसमें होल करते थे, तो वो पानी जो है बाहर की तरफ निकलता था, उसको हम फ्लक्स बोलते थे, उसको हम वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकाले थे वहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो वहाँ क्या निकलता था, वहाँ हमारे पास पानी निकलता था, तो वेलोसिटी ऑफ जो लिक्विड था, वाटर था, वो हम लोग वहाँ पे बोलते थे, निकालते थे। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्लक्स है वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात होगी, मतलब कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी एक प्लेन सरफेस को परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। यहाँ मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एंगल से, अगर वो परपेंडिकुलर पास, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो फाई ऐसे बनता है, ऐसे आपका सर्किल रहेगा और बीच से एक कट रहेगा, और यहाँ पे हम ई लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फिर यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास होता है m की पावर 1, l की पावर 3, l की और t की पावर -3 और a की पावर -1 होती है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। मतलब कि क्या हो गया कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी पॉइंट में, किसी जगह पे, उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो डेंस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी उतना ज़्यादा फील्ड लाइंस किसी सरफेस के थ्रू पास होंगी। ठीक है, और प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के या फिर
सरफेस मतलब, तो किसी किसी बुक में ए दे रखा है, किसी किसी बुक में एस से प्रेजेंट किया, तो मैंने दोनों वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया है। चाहे आप ए ले लो चाहे आप एस ले लो। तो मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा उस एरिया से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास होंगी, ऑब्वियस सी बात है। छोटा एरिया होगा कम फील्ड लाइन पास होंगी, ज़्यादा बड़ा एरिया होगा ज़्यादा फील्ड लाइन पास होंगी। तो दोनों को कंबाइन करके निकलेगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, मतलब ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हमने पढ़ा अभी कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपका एरिया वेक्टर है वो भी आपकी, जो आपका एरिया वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो दोनों का हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, ई ए कॉस थीटा आता है। अब ये कॉस थीटा ही क्यों आया है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही क्यों हुआ, साइन थीटा क्यों नहीं आया, इसकी स्टडी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, अभी करेंगे। तो यहाँ पे थीटा जो होता है वो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है। जो थीटा एंगल लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइंड होता है। ओके, अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे डॉट ही क्यों लिया, क्रॉस क्यों नहीं लिया, और यहाँ कॉस क्यों हुआ, साइन क्यों नहीं हुआ। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे, सपोज़ हमने यहाँ पे कोई सरफेस लिया है, रेक्टेंगुलर सरफेस है यहाँ हमारे पास। तो इस रेक्टेंगुलर सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, और हमने ये माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ ऐसे पास हो रही हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एरिया वेक्टर के साथ में वो थीटा एंगल फॉर्म कर रही हैं। अगेन बोल रहा हूँ, ये हमने एक प्लेन लिया है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है या एरिया है। यहाँ से इस शीट से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं। नंबर हमने सिर्फ एक फील्ड लाइन लेकर शो किया हुआ है, ऐसे आपको नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन पास हो रही है वैसे यहाँ पे, बट हमने एक को लेकर प्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो फील्ड लाइन है वो आपका एरिया वेक्टर के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे देखा कि पढ़ा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो फील्ड लाइंस हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस ये है और ये प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, मतलब इसके परपेंडिकुलर मतलब हमारी फील्ड लाइन ऐसे पास होनी चाहिए, बट वो किसी एंगल पास हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी है और ये एरिया वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक कंपोनेंट आपका जाएगा इस साइड में जस्ट अलॉन्ग एरिया वेक्टर, और एक कंपोनेंट जाएगा इसका जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो जो आपका कंपोनेंट इधर आएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ई साइन थीटा, ठीक है, जो थीटा से दूर है। और जो थीटा के पास में रहेगा वो हमारे पास रहेगा ई कॉस थीटा। क्लियर है। तो जो ई कॉस थीटा टर्म है वो, अब देखो यहाँ पे जो ई कॉस थीटा टर्म है वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया। क्यों? क्योंकि ये एरिया वेक्टर से ओवरलैप कर गया। तो एरिया वेक्टर तो ऑलरेडी हमारे पास पढ़ा है कि वो परपेंडिकुलर ही होता है सरफेस के, और ई कॉस थीटा भी ओवरलैप कर गया, मतलब ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हमारी जो डेफिनेशन है सेटिस्फाई हो गई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ई कॉस थीटा वाला टर्म है वो परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। क्लियर है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा टर्म आता है और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया गया था। अगेन यहाँ समझ लेते हैं, सपोज हमारे पास एक सर्किल है, तो सर्किल का परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब साइड लिया हमने, ए वेक्टर यहाँ पे हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इसको ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी प्लेन के अंदर, मतलब कि किसी भी, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, उस प्लेन को चीरते हुए जाती है, मतलब उसके अंदर से निकलती हैं। उसको बोलते हैं पास करना। जो यहाँ पे लिखा है पासिंग वर्ड लिखा है। पासिंग का मतलब होता है उसके अंदर से निकलना, गुजरना वहाँ से, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इसके ऊपर से, मतलब जैसे सपोज ये प्लेन, ये पेपर हमारे पास है, इस पेपर के आपका जो है ऊपर से फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। बस निकलने कैसा चाहिए, जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब अंदर इसके घुसना चाहिए, मतलब या फिर अप साइड में ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कुछ ऐसे पास कर रही है यहाँ से। तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। तो क्या होगा कि इसका एक कंपोनेंट हमारे पास जाएगा ऐसे यहाँ पे इसके, और एक कंपोनेंट जाएगा हमारा इस तरह से। तो जो कंपोनेंट यहाँ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग ई साइन थीटा, और जो कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ही हमारा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, जो कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में टेक पार्ट कर रहा है और हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारा ई साइन थीटा हमारा कोई भी टेक पार्ट नहीं कर रहा है फ्लक्स में, ठीक है। सो हमारे पास ई कॉस थीटा का टर्म यहाँ से आ जाता है। तो दोनों डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है और यहाँ पे कॉस थीटा का टर्म ही क्यों लिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, अगर फ्लक्स मैक्सिमम होगा
तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तब फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे एरिया वेक्टर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, या दोनों पैरेलल हो या ओवरलैप करें, तो हमारा जो है फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर मिनिमम फ्लक्स कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल 90। सपोज हमारे पास कोई फिगर है और ये हमारे पास कोई फिगर है और एरिया वेक्टर हमारे पास ये है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। दोनों के बीच का कितना एंगल है? 90। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके जस्ट ऊपर से टच करते हुए निकल रही है, तो कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर क्रॉस नहीं कर रही है, तो क्या होगा? ज़ीरो फ्लक्स है। कोई फील्ड लाइन नहीं क्रॉस करेंगी तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। ये केस हो जाएगा। और इस केस में क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, मतलब कि सेम लाइन में, जैसे हमारे पास ये कोई फिगर है और ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में जाएंगी, यहाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पे जीरो है। तो मतलब जितनी फील्ड लाइन पास कर रही है इसके अंदर से निकल रही है, इस प्लेन सरफेस के अंदर से फील्ड लाइन पास कर रही हैं, जितनी फील्ड लाइन पास करेंगे उतना हमको फ्लक्स मिलेगा, इसलिए हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आता है इस केस में। ओके, थैंक यू।